नमस्कार साथियों, आज हम उदय प्रकाश की कहानी और अंत में प्रार्थना से गुजरते हुए एक बार फिर उसी एहसास से, बड़ी शिद्दत से, लेखक के उस एकांत से जो किसी सन्यासी या संत का एकांत नहीं होता, जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, वह मृत्यु का एकांत है लगभग, यानी मृत्यु रचना के पूर्व की शर्त है। मृत्यु के बाद ही रचना संभव होती है। कैंसर और मृत्यु के आसन्न आगमन को अतिक्रमित करने या उससे टकराने की इच्छा ही उदय प्रकाश की कविताओं और कहानियों का मूल उद्गम है, जिसे लंबे अरसे तक मुझे लगता है उदय प्रकाश ने अपने भीतर ही भीतर संजोए रखा होगा। वही इंस्टिंक्ट या वही संवेग हर कहानी में उनके फूट पड़ता है। इन तमाम कहानियों में और एक अंत में प्रार्थना, एक जो आंतरिक लय विद्यमान है, जिसे मैं प्रायः इनर सेल्फ कहती हूँ, उसे अब और आसानी से हम पहचान सकते हैं। वह जीवन जगत के जटिल अनुभवों को बिना किसी तारतम्य के कहानी में फिर से जीने की चेष्टा है, और ये उदय प्रकाश सप्रयास करते हैं। साथियों, कई बार तो ऐसा भी लगता है कि उनकी सृजनात्मकता का जो कच्चा माल है ना, वो कमोवेश हर कहीं, चाहे वह उनकी कविताएं हों या उनकी कहानियां, उसी घुटन, उसी पीड़ा और संत्रास को हराने की चेष्टा है। और मेरी अपनी समझ भी यही कहती है कि बिना किसी एक विशेष मनोदशा में पहुंचे कोई भी काल जयी रचना संभव नहीं होती। साल जयी रचनाएं तो होती ही रहती हैं, उन्हें छोड़ ही दिया जाए। अंग्रेजी भाषा के कवि एज़रा पाउंड ने कभी कहा था, लेखक समाज का एंटीना होता है। वह हर संवेग, हर तरंग, हर संदेश को ग्रहण करता चलता है और उचित समय आने पर उन्हीं तरंगों को नए रूप में समाज को वापस लौटा देता है। यानी अभिव्यक्ति के खतरे उठाने के लिए जिस समय अन्य समकालीन लेखक कल्पना का सहारा ले रहे थे, उसी समय में उदय प्रकाश का यह मानना कि रचना के धरातल पर कोई प्रतिबद्धता नहीं होती, समकालीन सृजनात्मकता की अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। फिर हम क्यों न अपनी भूमिका भुलाकर, क्यों ऐसा होता है कि हम अपनी भूमिका भुलाकर प्रायः दूसरे के कैरेक्टर में घुसने की कोशिश करते हैं। उदय प्रकाश इसके हामी नहीं है। साथियों, जब मैं ये कहानी पढ़ रही थी, कहानी संकलन है और अंत में प्रार्थना, तो इसमें किसी प्लॉट की खोज करना कहानी और उदय प्रकाश दोनों के साथ बेईमानी होगा, बल्कि बेईमानी होगी, क्योंकि ये सब जानते हैं कि उनकी कहानियों में कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। वे खालिस वास्तविकता की उपज हैं। अतः जो वास्तविक है उसके लिए अवास्तविक प्रमाण जुटाने की जरूरत क्या है? अवास्तविक प्रमाण से हमेशा उदय प्रकाश ने परहेज किया, कविताओं में भी। उदय प्रकाश ठेठ वास्तविकता की हद तक पहुंच जाते हैं और उनकी तमाम रचनाधर्मिता मृत्यु का ही प्रतिकार लगती है। मुझे तो ऐसी ही लगती है, इसीलिए मैंने कहा कि सृजनात्मकताएं मृत्यु का प्रतिकार हैं। कहानी का प्रमुख पात्र डॉक्टर दिनेश मनोहर वाकड़कर, जो कथानक से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उसे आरंभिक दौर से ही नितांत अकेला, अलग, एलियनेटेड दिखाया गया। वहीं अनिवर्ती उसका वही विस्थापन और उसका वही एलिनेशन पूरी कहानी में मौजूद है, क्योंकि वह विशिष्टों के लिए अवशिष्ट मात्र है। वह तंत्र का मंत्र नहीं समझ पाता, या फिर इसे यूं कह लें कि हठी स्वभाव का होने के नाते दिनेश मनोहर वाकड़कर हठी स्वभाव का होने के नाते जानबूझकर व्यवस्था के तिलिस्म को बार बार तोड़ता है और न केवल व्यवस्था के तिलिस्म को तोड़ना चाहता है,
बल्कि ऐसी ही जानबूझकर वो ऐसी अपने आसपास ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि इन सारी परिस्थितियों में उसके चरित्र की ऐसी ही परिणति कहानी में संभावित थी जो उदय प्रकाश उसकी परिणति दिखाते हैं। बालक वाकड़कर का बचपन ही दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। वहां न कोई आवेग था, न कोई रंग, न कोई आकार प्रकार, बस सड़ता हुआ गुथता बचपन जो भविष्य के लिए कोई फर्मेंटेशन के बावजूद दूसरे बच्चों के सामने दीनहीन और बीमार सा लगता था। साथियों, मैं समझती हूं कि यहां अकेलेपन की समस्या पारस्परिक संबंधों की समस्या है और साथियों इससे कटे रहकर उदय प्रकाश का यह चरित्र वाकड़कर का यह अकेलापन जो है ये मुझे कहीं कहीं निर्मल वर्मा की कहानियों के चरित्रों के आइसोलेशन सा दिखाई देता है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर वाकड़कर की जिंदगी में आने वाले तमाम पात्र और चरित्र और घटनाएं किसी भी फिल्म से बढ़कर है साथियों, लेकिन किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है क्योंकि वे तो पेशे से डॉक्टर हैं। पेशे से डॉक्टर होते हुए भी संघ के प्रति ईमानदार, प्रतिबद्ध, निष्ठावान। और इसी सिलसिले में हरवंश पंडित थुकरा महाराज से उनकी आत्मीयता बढ़ती है। संघ की शाखा में नियमित जाने और भारतीयता को नियमित समझने समझाने की उनकी जो अपनी अलग दृष्टि है, जिसमें राजा राममोहन राय, गांधी, नेहरू और पाश्चात्य मानसिकता के हिंदू भी माने जाते हैं, और उनके स्थान पर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वीर नायकों और योद्धाओं को आज के समय में समय और समाज के लिए जरूरी मानते हैं। बिधानपुर से डॉक्टर वाकड़कर को डिंगर गांव तबादला कर भेज दिया जाता है। सरकारी दफ्तरों में इस तरह के गांव को न केवल पिछड़ा हुआ बल्कि अशिक्षित, रुका हुआ, सुस्त, ठहरा हुआ माना जाता है। बल्कि कहिए कि यह ऐसी जगह पर स्थानांतरित होना सजाए काला पानी से बढ़कर है, उसी रूप में देखा जाता है। तो प्रधानमंत्री के दौरे से इस गांव का तथाकथित भाग्य बदलना या पूरे गांव में पुलिस का तैनात होना, सीआरपीएफ या पीएसी तंबू छावनी में बदल जाना, वर्दी, जीप, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल की भागम भाग, इस कहानी का तिलिस्मी ताना बाना है ना, एक तिलिस्म सा बुनते हैं। उदय प्रकाश एक साथ दो विपरीत परिस्थितियों को उभारते चलते हैं, जहां वर्तमान में गहरे डूबकर जीना है और सुंदर भविष्य के लिए इस सड़े हुए वर्तमान में जीना, आमने सामने रखकर अकेलेपन की समस्या को उभारना कथाकार का उद्देश्य है, उनकी मंशा है। साथियों, मेरा मानना है कि उदय प्रकाश की सृजनात्मकता का तनाव बिंदु भी यही है। उनकी तमाम उनके कथाकार रूप में ही ये तनाव का बिंदु है। और अंत में प्रार्थना कहानी का आरंभ तो पकड़ में आता है, मतलब ओर और छोर की जब बात करें, पर अंत जैसे कुछ निश्चित सा नहीं लगता, जो कम से कम उदय प्रकाश के पाठकों को कभी चौंकाता नहीं है, क्योंकि उनके पाठक जानते हैं कि वे ओर तो ले लेते हैं, छोर का पता नहीं चलता, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव, उसके लड़कपन का हट और जिद, मनमानी करने की लत, ये आजीवन बनी रहती है। इसीलिए आलोचक कह सकते हैं कि वाकड़कर की कहानी की आंतरिक अन्विति जो है, दरअसल वो उसकी प्रामाणिकता भी है। ठीक है, एक समीक्षक के तौर पर, एक आलोचक के तौर पर जब मैं इस कहानी को पढ़ती हूँ, कथाकार उदय प्रकाश को बुनती हूँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी साथियों कि कहानी वास्तविकता से जुड़ी तो हो, ये तो ठीक है, लेकिन जीवन के सभी तथ्यों का रचना में भी उसी रूप में समावेश हो सके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उदय प्रकाश जैसे किसी फिल्म निर्माण में जुड़े हैं, किसी फिल्म निर्माण में जुटे हुए लगते हैं अपनी कहानी में, क्योंकि कई फ्लैशबैक हैं इस कहानी में, कई घटनाओं और प्रतिघटनाओं का पूरा संजाल है, किंतु वे उन सबको पकड़ते छोड़ते कहानी की तयशुदा अंत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नहीं दे देते। इस रिपोर्ट पर सबकी नजर है,
कहानी के पात्रों की भी नजर है, पाठकों की भी नजर है और आलोचकों की तो नजर होगी ही। तो आलोचकों की नजर भी है। हम सब उत्सुक हैं यह जानने के लिए कि डॉक्टर वाकड़कर इस घुटन के बाद कॉज ऑफ डेथ क्या लिखते हैं, अपनी रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ क्या लिखते हैं। कॉज ऑफ डेथ क्या लिखा गया? सेरेब्रल हेड इंजरी प्रूव्ड फैटल कॉज्ड बाय द गन शॉट, टाइम ऑफ डेथ 5 minutes to 4 PM। ये कॉज लिखा गया रिपोर्ट में। इसके बाद नीचे दस्तखत है डॉक्टर दिनेश मनोहर वाकड़कर। यह दुविधा कहानी के चरित्रों और पात्रों में भी होगी, लेकिन उदय प्रकाश के पाठकों में नहीं होगी, क्योंकि वे अपने कथाकार को पहचानते हैं। क्योंकि बार बार होने वाले तबादले और उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी सत्य, उनकी ईमानदारी पर लगातार मिलने वाली व्यवस्था की चोट, उन्हीं पर उनके परिवार की शंका, उनके मित्रों की, सहकर्मियों का अलगाव और प्रधानमंत्री के दौरे में डॉक्टर वाकड़कर की दृढ़ संकल्प शक्ति कहानी के अंत के लिए जिम्मेदार है। यानी जब क्लाइमेक्स कहानी पहुंचती है, इस कहानी में वैराग्य है, निराशा है, आध्यात्मिकता और असहायता जैसी बोध को समोए हुए ये चरित्र के विशेष बिंदु हैं डॉक्टर वाकड़कर की। तो डॉक्टर वाकड़कर देश दुनिया में फैले हुए तमाम रोगों का अनुसंधान करते हैं और इसको करने के पश्चात जिन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं या उनको ताउम्र कार्यान्वित नहीं कर पाने की जो विवशता डॉक्टर वाकड़कर झेलते हैं, वहां राजनीतिक पर्यावरण के प्रदूषण की तरह तह तक जाने का अवसर उदय प्रकाश के पाठकों को मिलता है। इसलिए हम उदय प्रकाश की इस विराट कैनवास को पहचाने। विज्ञान और अनुसंधान से जुड़ा हुआ जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या चरित्र उन्हीं सिद्धांतों को व्यवहारिक प्रतिफलन में लाने की कोशिश करता है, तो अपने आप को लगातार असमर्थ पाता है, क्योंकि पूरी की पूरी सत्ता, राजनीतिक तंत्र, पूरी व्यवस्था और शासन तंत्र उसे नेस्तानुभूत करने पर तुले हुए हैं। प्रकारांतर से डॉक्टर वाकड़कर को अपने तर्क, ज्ञान और विवेक की हत्या करने के लिए बार बार जैसे उकसाया जाता है। ऐसे में पूरी राजनीतिक चेतना और सामाजिक दायित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ठीक, तो डॉक्टर दिनेश मनोहर वाकड़कर मेडिकल साइंस पर भी कटाक्ष करते हैं लगातार कहानी में ये चरित्र, और वे पेशे से भले डॉक्टर हैं, जरूर, किंतु मनुष्य के ज्ञान को प्रकृति के नाश का कारण बताते हैं और ईश्वर की परिभाषा गजब के शब्दों में करते हैं। अफीम, मार्फिन, एस्प्रिन, एनेस्थीसिया या ट्रैंक्विलाइजर के रूप में ईश्वर को मानते हैं डॉक्टर वाकड़कर, जो पीड़ा, यंत्रणा, चीख और मृत्यु को सहिष्णु बनाता है, सहने लायक बनाता है। ठीक है, तो डॉक्टर वाकड़कर का ये बहुपठित और बहुज्ञ होना ही दरअसल उनकी तमाम दुविधाओं का, उनकी उलझनों का कारण है। नीचे, काफ्का, मेडल, डार्विन, इन सबको जब पढ़ते पढ़ते उनका हृदय और मस्तिष्क जूझता है, संघर्षशील रहता है, द्वंद्व में रहता है, तो अंततः थुकरा समाज की मृत्यु उन्हें कानूनन अपराधी माने हत्या और मनुष्यता, अपराध और मनुष्यता हिंदू धर्म के लिए किस तरह कलंक और भारतीय दंड संहिता के अनुसार होमिसाइड पर लगा है, इसको डॉक्टर वाकड़कर बहुत अच्छे से इस कहानी में आपके सामने लाते हैं। साथियों, ढींगर गांव में तबादले के साथ साथ ही डॉक्टर को लगने लगा कि ये गांव बड़ा सुस्त है, शांत और शांत होने के साथ जो नैसर्गिक, प्राकृतिक, वास्तविक जीवन है, असली जीवन है, वो यही है, क्योंकि जंगलों को उजाड़ने और बाहरी या सरकारी लोगों की दखलंदाजी आदिवासियों को कभी पसंद नहीं आती, रास नहीं आती। प्रधानमंत्री के दौरे के कारण जिस विकास की, चौड़ी सड़कों की प्रपंच जाल फैलाया जाता है, बात एकदम साफ थी। अगर सड़क आदिवासियों के विकास के लिए बनाई गई या उनके लिए बनाई गई होती, तो
उनके पास सड़क पर चलने वाली कोई न कोई चीज तो जरूर होती, यातायात का साधन, मगर ऐसा है नहीं। ढींगर गांव में और उसके आसपास के इलाकों में जैसे पौंडी तथा खांडा, इन आसपास के इलाकों में हैजा फैल चुका था। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। गांव में पीने की पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, एकमात्र एक प्रदूषित तालाब था, वहीं 5-6 गांवों की प्यास बुझाने का जरिया था। महामारी फैलती जा रही थी और डॉक्टर वाकड़कर जब जिलाधीश NS खरे को इन 5-6 गांवों में और उसके आसपास के इलाकों में हैजा फैलने और अब तक की हुई 16 से अधिक मौतों के बारे में बताते हैं तो इसे पॉलिटिक्स बताकर धुतकार दिया जाता है। ठीक है, तो मौजूदा जो सरकारी ढांचा है, जो व्यवस्था है, वहां किसी भी प्रकार की दखलंदाजी सरकारी नुमाइंदे बर्दाश्त नहीं करते। डॉक्टर वाकड़कर की डायरी का हिस्सा चीख चीख कर तत्कालीन सर्वग्रासी राजनीति, वर्चस्व की राजनीति का पर्दाफाश करता है। और इन्वर्टेड कॉमास में दरअसल वाकड़कर ये कहते हैं इस कहानी में, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तंत्र या व्यवस्था यहां बनी हुई है वह अपने आप में एक समानांतर प्रणाली है, वह सिर्फ अपनी ही दुनिया की चिंताओं में व्यस्त है, शायद उसका हित ही इससे जुड़ा हुआ है। तो लोग भूख में, गरीबी, महामारी से मरकर कहीं हमारे देश में लोकतंत्र का असली अर्थ जनता द्वारा अपनी शत्रु व्यवस्था का चुनाव तो नहीं। आप देख रहे हैं, तो उदय प्रकाश ही तो कहलवाते हैं डॉक्टर वाकड़कर के मुंह से। उदय प्रकाश तमाम आधुनिक विसंगतियों से निजात पाने में सफल हो जाते हैं और उत्तर आधुनिक पेंच को खोलने की पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर वाकड़कर पेशेवर, ईमानदार, बेहतर भविष्य, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर लोकतंत्र मुहैया कराना चाहता है, पर अव्यवहारिक करार कर दिया जाता है। अपनों में ही पराजित हो जाता है, असहाय महसूस करता है, लगातार एलियनेटेड होता जाता है, अकेला महसूस करता है। तो प्रधानमंत्री का सामीप्य हो या साक्षात्कार, ये डॉक्टर वाकड़कर के लिए किसी फैंटेसी से कम नहीं है। वह 50 वर्ष के आसपास का थुलथुल सा थका हुआ आदमी भारतवर्ष का प्रधानमंत्री है, जो न केवल शरीर की चर्बी से परेशान है बल्कि पुराने कब्ज और पाइल्स का भी मरीज है। ऐसा तनावग्रस्त चिढ़ा हुआ चरित्र इस विशाल भूभाग में तमाम भाषाओं, जातियों, राष्ट्रीयताओं, पहाड़ नगरों का स्वामी था। प्रधानमंत्री का बिंब खींचते हैं उदय प्रकाश। इस शहरीकरण, औद्योगिकरण और इन विकास के तमाम नारों में किसी का कोई भला होने वाला नहीं। राष्ट्रीय राजनीति का सौभाग्य या आप कह सकते हैं इन सर्वग्रासी शक्तियों का दुर्भाग्य या पीएम की फूड टेस्टिंग की जिम्मेदारी डॉक्टर वाकड़कर को MBBS MD होने के कारण दे दी जाती है, उन्हीं के द्वारा होनी है, जो मरीज की नब्ज टटोलने वाले तथा आंखों में रायते, मूंग की दाल और 1-2 फुलके पर प्रियम को रिझा लेते हैं। यह अपराधियों का पूरा एक संयुक्त परिवार है, जिनके अफसर, तस्कर, दलाल, बेईमान, ठेकेदार, गिरोह की हत्या करने वाले, सरगना, है ना, दारू के भट्टे के ठेकेदार, पत्रकार, इन सबका मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है, जो ढीगर गांव के हरे भरे आदिवासी इलाके को कारखानों के लिए उजाड़ता है और विषाक्त मैदान में बदल देने के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो सत्ताधारी छद्मजाल फैलाता है। इस छद्मजाल में अंगोछा पहनकर उनका माझी जो दुखहरण बनने का झूठा प्रपंच रचता है और आदिवासियों को उनके घर जमीन से ही उजाड़ कर उन्हें अंतहीन गुलामी और हमेशा के लिए उसमें झोंक देता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का पाखंड पर्व शुरू हो जाता है। साथियों, मंदिर का चरणामृत कंटामिनेटेड पानी से बना हुआ है, जिसे पीकर 22 से भी अधिक आदिवासी इस महामारी के शिकार हो जाते हैं। इस एब्सर्ड नाटक के निर्देशक, लेखक, सूत्रधार डॉक्टर वाकड़कर चुपचाप भारतीय प्रशासन की इस मामूली इस पुर्जे को, जो IAS अफसर हैं, इनके होस्ट फाख्ता कर देते हैं।
वो ये देख लेते हैं, पर यह विशाल अंत का अत्यंत नगण्य नट बोल्ट भी नहीं, रबर का एक वॉशर था जो दोनों ओर से पिसता है। पेपर मिल है, आदिवासी, तांत्रिक, अपराधी, प्रधानमंत्री, तस्कर, दलाल, IAS ऑफिसर, नेता, पत्रकार, उद्योगपति, सारे चरित्रों की, सारे पात्रों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस एब्सर्ड रियलिटी को तो यही थी कि पीएम का भाषण बदला, जिसमें हैजा है, हैजे से मरने वाले परिवारों के प्रति संवेदना है, पीएम कोष से देने वाला मुआवजा है, पेयजल की व्यवस्था करती सरकारी कलपुर्जों की झूठी मरम्मत है। ठीक है, कुल मिलाकर प्रशासन की ओर से जो अनिश्चितता और उत्तरदायित्व परोसी जा रही है, दरअसल कथाकार उदय प्रकाश उसकी ओर भी आप सबका ध्यान दिलाते हैं। वहां से विस्थापित होकर डॉक्टर वाकड़कर कोतमा पहुंचते हैं। तबादले की रिपोर्ट में उन्हें न केवल संघ का संचालक बल्कि नक्सलवादी गतिविधियों का भी संचालक बता दिया जाता है। कोट अनकोट, दरअसल सरकारी नौकरशाही जिस व्यक्ति विरुद्ध को ठोस आपराधिक प्रकरण नहीं बना सकती या सामाजिक गतिविधियों से खुद को परेशानी में महसूस करती है, उसके लिए उसने नक्सलवाद की श्रेणी बना रखी है। ठीक, तो धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामर्थ्य पर संदेह होने लगता है। परिवार और पत्नी भी उनकी इस ईमानदारी पर, डॉक्टर वाकड़कर की ईमानदारी पर, लगन पर, उनकी मूल्य निष्ठा पर, उनकी मूर्खता और जिद्दीपन को थोप देती है, आरोपित कर देती है। उनके अनुसार डॉक्टर वाकड़कर ने पूरे परिवार को एक प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया है। हर कोई उनके अंत के परिणाम को देखने में इच्छुक है कि आखिर में वे सामूहिक आत्मघात करते हैं या पलायन करते हैं या फिर तमाम सामाजिक और असामाजिक ताकतों द्वारा निगल लिए जाते हैं। सबके सब उत्सुक हैं उनका ये अंत देखने के लिए। डॉक्टर वाकड़कर की सारी ईमानदारी, सारी सच्चाई, विस्थापन और अस्वीकृति इसी दोनों दर्द को सहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा परिवार जीवन व्यर्थ, पूरे परिवार को ऐसा लगता है कि डॉक्टर वाकड़कर का जीवन व्यर्थ चला गया। उदय प्रकाश की इस कहानी का अंत हिंदी सिनेमा की पटकथा के अंत जैसा लगता है। कुछ और भी सोचा जा सकता था कि जैसे तंत्र और व्यवस्था का शिकार डॉक्टर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देने से इनकार ही कर देता, या इस दमघोटू व्यवस्था में वह रिजाइन कर देता, या अपने मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले दबाव को संभाल पाता और कॉज ऑफ डेथ लिखकर हस्ताक्षर करने के बाद भी इस मुर्दा लोकतंत्र में जीवित रहने का साहस कर पाता। ऐसे कई अंत सोचे जा सकते थे। डॉक्टर वाकड़कर की मौत न तो हत्या कही जा सकती है, न आत्महत्या, किंतु यह एक स्वाभाविक मौत भी नहीं है। ये पाठक, उदय प्रकाश का पाठक समझता है। पाठक समाज ये सारी गुत्थी समझ रहा है कि अपने मन मस्तिष्क, आदर्शों और सिद्धांतों, समय और समाज की जद्दोजहद को महसूस करता हुआ एक सत्यनिष्ठ डॉक्टर व्यवस्था की क्रूर संजाल में लगातार फंसता हुआ दम तोड़ देता है। फिर चाहे उसे हत्या कहते आप, या हत्या का नाम दे, या आत्महत्या कही जाए, या फिर अपने बार बार के तबादले, एलियनेशन को, तंत्र की टकराहट को, देश और लोकतंत्र से क्षुब्ध, खासा नाराज, मरते हुए जीवन मूल्यों को डॉक्टर वाकड़कर पचा नहीं पाता, तो इसे आत्महत्या भी कह सकते हैं। और अंत में डॉक्टर बुदबुदाता हुआ कुछ प्रार्थना करता है। इस प्रार्थना में कोई कंपन नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई अवसाद नहीं है। किसी ठंडे धातु सी आवाज दूसरे ग्रह से आती हुई, जैसे अलौकिक। और अंत में प्रार्थना खत्म होते होते डॉक्टर वाकड़कर फर्श पर गिर जाते हैं। साथियों, आप देखें कि यह उलझाव और यह स्पष्टता कहानी को प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाने के लिए है। उदय प्रकाश पर प्रायः पाठकों की ये एक रूढ़ अभिरुचि में बाधा पहुंचाने का आरोप लगता है कि जो उनका पारंपरिक दिमाग है, पारंपरिक सोच है, या कहानी का पारंपरिक फलागम देखने की आदत सी, लत सी लगी हुई है, उदय प्रकाश उस फलागम तक नहीं पहुंचाते। तो ये बाधा पहुंचाने का आरोप उन पर लगता है। उनकी कहानियों में कथानक से बड़े उनके चरित्र हो जाते हैं।
वे बिना किसी कथा वस्तु का सहारा लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उनकी चरित्र में वो गति, वो प्रवाह उदय प्रकाश देते हैं। उदय प्रकाश नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, और यह ठीक भी है कि पुराने को दोहराना उन्हें पसंद नहीं। मैं एक आलोचक होने के नाते ये जरूर कहूंगी कि उनके कथानक और चरित्र में जो तालमेल होना चाहिए वो है, पाठक अपने को घटनाक्रम से, कथ्य संवेद से जोड़ नहीं पाता या उसकी एकाग्रता भंग होती है, तो ये पाठक को सोचने की और अपनी अभिरुचियों को और मांझने संवारने की जरूरत है। और सांकेतिक स्थानों पर उदय प्रकाश एक कहानी में डॉक्यूमेंट्री सा, है ना, डॉक्यूमेंटेशन सा विस्तार देते हैं। तो कभी कभी हमारे पाठकों को उनकी समझ के भरोसे छोड़ देना चाहिए, जो उदय प्रकाश नहीं करते, और कुल मिलाकर उनकी कहानियों में एक नॉस्टैल्जिया जरूर हर समय विद्यमान रहती है, मैं तो यही कहूंगी। तो आज हम उदय प्रकाश की कथाकार रूप के साथ थे। बहुत शुक्रिया।